कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात की थी उसमें जो रेज आती हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है। तो उन रेज को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटती है। इसके बारे में हम आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बात करेंगे कि कैसे वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो सिंपली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हम रेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अरेंज करते हैं तो जो ऑर्डर बनता है दैट ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जैसे मैंने अरेंज किया हुआ सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, फिर यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, फिर विजिबल रेडिएशंस जो कलर हमें दिखाई देते हैं दैट रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव रेडिएशंस एंड रेडियो वेव्स रेडिएशंस। तो ये हमारी इनकी बात होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब जो हमने ये बात की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये एक्सप्लेन कर रहा है पार्ट वेवलेंथ जो हम बात कर रहे थे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आगे हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं उसके वेव नेचर को, मैटर के वेव नेचर को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती है वो वेव की फॉर्म में। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो ब्लैक बॉडी होती है तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि कोई भी सब्सटेंस चाहे वो किसी भी कलर का है उसका हमें वो कलर क्यों दिखाई देता है। जैसे रेड कलर की कोई चीज है वो हमें रेड क्यों दिखाई देती है, बोर्ड है व्हाइट कलर का ये व्हाइट ही क्यों दिखाई देता है, ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है हमारी वो ग्रीन ही क्यों दिखाई देती है, उनमें कोई और कलर हमें दिखाई क्यों नहीं देता। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब उस सब्सटेंस पे कलर्ड सब्सटेंस पे सनलाइट गिरती है तो सनलाइट में व्हाइट लाइट होती है और व्हाइट लाइट के अंदर हमारे विबग्योर के इंद्रधनुष के 7 रंगों से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। विबग्योर जिसको कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर्स की रेडिएशंस जब किसी सब्सटेंस पे गिरती है तो कुछ एनर्जी को तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को वो ट्रांसमिट कर देता है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में या ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की वो इमिट करते हैं। तो जो एनर्जी उन्होंने इमिट की वही एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग कलर हमें दिखाई देता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें हम यहाँ पे कि मेरे पास कोई लोहे की रॉड है, उसको मैंने गर्म करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये हल्के लाल रंग की होती है और ज्यादा गर्म करने पर वो रेड हो जाती है और उसके बाद में अगर हम हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं तो वो ब्लू कलर की हो जाती है बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो जो ये कलर में चेंज हो रहा है ये ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। तो अब हम बात करते हैं तो बात होगी हमारी कलर की। व्हाइट एंड ब्लैक कलर की अगर हम बात करें तो व्हाइट ऑब्जेक्ट जो होता है जितनी भी एनर्जी की रेडिएशन उस पर गिरती है सारी के सारी को वो ट्रांसमिट कर देता है, सारी की सारी को कोई भी एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो 7 कलर्स मिलके वही व्हाइट लाइट बन जाती है। ऐसे ही जो ब्लैक बॉडी होती है वो जितनी एनर्जी उसको मिली उस कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हो जाता है ब्लैक, कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर कि किसी भी एनर्जी की रेडिएशंस कितनी भी इसको मिली वो सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी इज आल्सो परफेक्ट इमिटर, मींस जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी वो इमिट भी कर देता है। तो इसीलिए जो हम हीटिंग एपरेटस जो हमारे खाने पकाने के बर्तन होते हैं वो नीचे से इसीलिए ब्लैक करके किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो और मैक्सिमम एनर्जी हमें फूड को सप्लाई कर दे ऑब्जेक्ट। तो ये बात होगी हमारी ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में अगर हम लेके चलें
ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है टेम्परेचर के साथ, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिया है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये लोअर वेवलेंथ की तरफ इंटेंसिटी या हमारी जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, वो लोअर साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो इसके साथ साथ वेवलेंथ डिक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगी, T1 कम है, वेवलेंथ ज्यादा। जो हमारा मैक्सिमा आ रहा है दैट इज एट लोअर टेम्परेचर शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ। तो ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर के साथ साथ वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्स, जो मैक्सिमम वेवलेंथ की एनर्जी जो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें चेंज आ रहा है, जो लोअर साइड में शिफ्ट हो रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है दिस इज पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। तो दूसरा पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आती है हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर जो हम लाइट डालते हैं वो लाइट उसकी सरफेस पे स्ट्राइक करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एनर्जी को इमिट करता है। वो एनर्जी जो रेडिएशन जो इमिट हो रही है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मींस कोई भी हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, उससे जो एनर्जी निकल रही है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट आ रही है। एक पैकेट एनर्जी का आ रहा है, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, फिर चौथा पैकेट, बीच में गैप आता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस आती। विदाउट गैप वो एनर्जी हमारे पास नहीं आती। तो एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स डिसकंटिन्यूअसली, और हर पैकेट की एनर्जी को प्रोपोर्शनल होती है टू फ्रीक्वेंसी। मींस जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्ड उसकी एनर्जी होती है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मींस एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू h म्यू, यहाँ पे h हमारा कांस्टेंट होगा और h की वैल्यू होगी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, और इसको अब 3.99 into 10 की पावर माइनस 13 किलो जूल सेकंड पर मोल। किलो जूल सेकंड पर मोल में इसकी वैल्यू होगी 3.99 into 10 की पावर माइनस 13, और जूल सेकंड होगी 6.626 into 10 की पावर माइनस 34। तो ये बात होगी हमारी एक पैकेट की एनर्जी। तो जो एनर्जी का सोर्स है वो वेरियस पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है। तो अगर हम अज्यूम करें n पैकेट्स इमिट कर रहा है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी उस सोर्स की E इज इक्वल टू NH म्यू। और जैसा हम पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NHC अपॉन लैम्डा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान से देखें, n हमारा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ बंडल्स, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमिटेड, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज आल्सो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है c की 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ के केस में कि अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है, या उल्टा कह सकते हैं एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। तो ये बात होगी हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने डिस्कस की थी उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये भी हमारा एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी मेटल के सरफेस पे कोई एनर्जी की रेडिएशंस डालते हैं तो कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक पॉइंट से समझाऊं, मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके साथ अगर मैं कोई चीज फेंक के स्ट्राइक करता हूं तो ये पेन तब तक नहीं होता जब तक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी की कोई चीज इसके साथ स्ट्राइक ना करे। तो वो एनर्जी
जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी एनर्जी तो ये एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो मूवमेंट में एक्सप्लेन करेगा। तो जो हमने एनर्जी की रेडिएशंस डाली वो जितनी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी एनर्जी तक तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी या जो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है मेटल की सरफेस पे उससे ज्यादा होगी, तब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को अगर मैथमेटिकली तो मैंने ई एनर्जी की रेडिएशन इस पे मेटल की सरफेस पे डाली, वर्क फंक्शन W इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, बाकी एनर्जी ट्रांसमिट कर दी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो E हमने अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है h म्यू, और वर्क फंक्शन होगा हमारा h म्यू नॉट। म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मींस वो फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए वहां से निकलने के लिए एज ए टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो मिनिमम एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज म्यू नॉट। और ऐसे ही लैम्डा नॉट होगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, means minimum wavelength that must be required to eject an electron from the surface of metal। तो ये हमने h mu naught plus half m v square, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m v square, तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी h mu minus h mu naught, और h अगर कॉमन ले ले तो mu minus mu naught, और अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो hc अपॉन लैम्डा एनर्जी का कांसेप्ट होता है, तो hc into 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये बात होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हम लाइट मेटल की सरफेस पे डाल रहे हैं उसकी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मींस जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मींस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने अभी पढ़ा है कि जितनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस डालेंगे उतनी उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगी उतनी उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ना कि उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ना कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो ये बात होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं जो 2019 IIT JEE के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन हमने मेटल का निकालना है, जो हम यहाँ पे W की बात करें, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, मींस हमने लैम्डा जो इस पे डाली 4000 एंगस्ट्रॉम, जो इसके फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी वेलोसिटी दी हुई है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, हमने W निकालना है तो E = W प्लस काइनेटिक एनर्जी और E = hc अपॉन लैम्डा। W निकालना है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34, C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, वेवलेंथ लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर। तो 4000 × 10⁻10, W हमने कैलकुलेट करना है 1/2 × m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है हमारा 9.11 × 10⁻31 kg किलोग्राम। V वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दी हुई है, इस सारी वैल्यूज को सोल्व करके हमारे पास W की वैल्यू आएगी 334.95 × 10⁻21 जूल
और इसको अगर हम 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। इस टाइप से वर्क फंक्शन हम निकाल सकते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके बेस पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी के साथ और फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हुए हैं, इन ग्राफ्स को देख के हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ ठीक है। तो पहले ग्राफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी, तो अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ग्राफ हमारा गलत है। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका भी हमने एक बात की है कि इनका भी कोई कोरिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काइनेटिक एनर्जी का कोई आपस में कॉम्बिनेशन या रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट। तो ये दोनों ग्राफ हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्रीक्वेंसी 0 रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। लेकिन अगर हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे नो डाउट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, रिलेशनशिप यही बन सकता है। लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ये इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होता है, क्योंकि जब तक वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं होगा, तो तब तक उसकी एनर्जी या उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। तो दिस ग्राफ इज रॉन्ग एंड दिस ग्राफ इज राइट। जो ये एनर्जी हमारी आ रही है दैट इज वर्क फंक्शन। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा ये वाला। तो डी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, सी इज रॉन्ग। तो ये बात हो गई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मींस हाइड्रोजन की गैस में से जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या किसी भी गैस में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई एनर्जी पास करते हैं तो वो एक एनर्जी एब्जॉर्प्शन और इमिशन का एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की या कितनी एनर्जी उसने इमिट की। तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं और एटम के केस में वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो डिपेंडिंग अपॉन emission and absorption, atomic spectra are two types, absorption spectra and emission spectra। तो सबसे पहले हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, कि किसी भी सब्सटेंस पे जब हम सनलाइट डालते हैं तो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी एनर्जी वो ट्रांसमिट कर देता है। तो सपोज हमने सनलाइट इस सॉल्यूशन पे डाली तो इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, बाकी इसने इमिट कर दी। तो अगर हम इसको एक विबग्योर की फॉर्म में लेके चले, क्योंकि हमने सनलाइट डाली तो सनलाइट में व्हाइट लाइट होगी, तो उसने ब्लू एंड येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस लाइट की जगह में विबग्योर में डार्क बैंड्स दिखाई देंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। इसने एक एनर्जी के बैंड्स को एब्जॉर्ब कर लिया और वहां पे हमें डार्क कलर बैंड मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बैंड स्पेक्ट्रा। दूसरा हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। तो किसी सब्सटेंस में से कोई एनर्जी देते हैं या उसको बर्न करते हैं तो वो कुछ एनर्जी की रेडिएशंस को इमिट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, मैंने एक सब्सटेंस को बर्न किया तो उसने जो एनर्जी इमिट की वो हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में लिया, तो इससे हमें डिफरेंट लाइंस ऑफ एनर्जीज मिलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। तो ऐसे ही हम बात करें हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन की गैस को हम हीट करेंगे तो उसके एटम्स में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। उस एटॉमिक एटम्स में से, हाइड्रोजन के एटम्स में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की, तो उसमें से कुछ एनर्जी की लाइंस निकलती हैं जैसे इमिशन स्पेक्ट्रा में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसका अगर हम एनर्जी की टर्म में लेके चले तो ये इसने एक्सप्लेन किया था 1885 में जे बाल्मर ने
डिफरेंट लाइंस ऑफ एनर्जी स्टडी करके उनका एक फॉर्मूला दिया था 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार, मींस वेव नंबर इज इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां पे हमारा r है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 लोअर एनर्जी स्टेट मींस अगर हम बात करें KLMN जो हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो N1 हमारा होगा लोअर वाला, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो K सेल से L सेल में एक्साइटेड हुआ या L से K में आया, तो K हमारा लोअर एनर्जी, उसके लिए N1 की वैल्यू होगी 1, L के लिए N की वैल्यू होती है 2, M के लिए N की वैल्यू 3, ऐसे ही सो ऑन आगे चलता जाता है। तो N1 हमारा लोअर एनर्जी स्टेट, N2 हायर एनर्जी वाला। तो अगर लोअर एनर्जी K से L की बात करें तो N1 हमारा होगा 1 फॉर K और L में गया तो N2 होगा हमारा 2। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो यहीं पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था, अगर हम N2 रखते हैं इंफिनिटी, तो जो हमें एनर्जी लाइंस मिलती हैं वो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की हमें एनर्जी मिलती है, रेडिएशंस मिलती है, लाइंस मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम N1 1 लेके चलते हैं तो उसमें जो लाइंस मिली थी, जो सीरीज मिली थी, उनका उन्होंने नॉमिनेशन किया था सबसे पहले लाइमन सीरीज। इसमें N1 अगर हम रखते हैं 1, N2 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे सेकंड हमारी आती है। इसकी रेडिएशन जो आएंगी, जो लाइंस आएंगी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन मींस जो एनर्जी मिलेगी वो कोरेस्पॉन्ड होगी अल्ट्रा वायलेट रीजन के। सेकंड आती है हमारी बाल्मर सीरीज, इसमें N1 होगा 2 और N2 होगा मोर देन 2 मींस 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसमें जो एनर्जी की रेडिएशन जाएंगी वो फॉल करेंगी इन द विजिबल रीजन। नेक्स्ट आता है हमारा पास्कल सीरीज, इसमें N1 होगा 3, N2 की वैल्यू होगी मोर देन 3 और ये हायर रीजन में कोरेस्पॉन्ड करेंगी। ब्रैकेट सीरीज में N1 होगा 4, N2 5, 6, 7, 8 और इसकी हायर रीजन में। ऐसे पफन सीरीज में N1 होगा 5, N2 होगा 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये भी हायर रीजन में फॉल करेंगे। तो ये बात होगी हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इसी के बेस पे दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 2019 IIT मेंस का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजुअल रीजन। विजुअल रीजन में कौन सी एनर्जी की रेडिएशन फॉल कर रही है? बाल्मर सीरीज। तो आपका आंसर होगा हमारा डी। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। ऐसी सेकंड है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज फाउंड टू बी 9। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है दो स्पेक्ट्रल लाइंस, उनका उन वेवलेंथ का रेशियो आ रहा है 9। तो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी होंगी? पास्कल या पफन, लाइमन या पास्कल, ब्रैकेट और पफन, बाल्मर और ब्रैकेट। तो इसका अगर हम लेके चले फॉर्मूला हमारा ये वाला 1/λ = r * 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अभी हमने बात की है, n2 अगर इंफिनिटी होगा तो हमारी जो एनर्जी लाइंस होंगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होंगी। तो फॉर शॉर्टेस्ट n2 विल बी इंफिनिटी और 1/infinity विल बी इक्वल टू 0। तो 1/λ = r/n1 स्क्वायर और लैम्डा हो जाएगा हमारा n1 स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से हम कह सकते हैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इनकी वैल्यू रख के चलें, जैसे पास्कल के लिए n1 कितना होगा 3, पफन के लिए n1 होगा 5, लाइमन के लिए n1 1, पास्कल के लिए n1 होगा 3, ऐसे ब्रैकेट के लिए n1 होगा 4, पफन के लिए n1 होगा 5, बाल्मर के लिए n1 2 और ब्रैकेट के लिए n1 होगा 4। तो अगर हम यहाँ पे लाइमन और पास्कल के कोरेस्पॉन्डिंग बात करें तो हमारा आंसर सेम मैच करे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा लाइमन और पास्कल सीरीज, जो मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है कि लाइमन सीरीज के लिए n1 1, पास्कल के लिए n1 3। तो λ1/λ मिक्स लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा पास्कल होगा 1/9। इसको रिवर्स करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 9। तो आंसर B
बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये बात हो गई हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन।